शब्दों की दी गई सूची में अ, आ और ई अक्षरों को गोला करना। आज हम बच्चों को दिए गए शब्दों में अ, आ और ई अक्षरों की पहचान करना सिखाएंगे। यहाँ पर दी गई सभी शब्दों को बच्चों की कॉपी में उतारिए और उन्हें अ, आ और ई अक्षरों को पहचान कर गोला करने के लिए कहिए। आइए हम यह गतिविधि साथ में करते हैं। पहले शब्द में अ नहीं है, दूसरे शब्द में भी नहीं है, पर तीसरे शब्द का पहला अक्षर अ है, तो मैंने उसे गोला कर दिया है। दूसरी लाइन में पहला शब्द का पहला अक्षर तो अ है, लेकिन उसमें एक और सीधी रेखा है, तो यह अक्षर आ है। अब हम जाएंगे तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन का दूसरा शब्द है अलग, जिसका पहला अक्षर अ है, तो मैंने उसे गोला कर दिया है। और आखिरी शब्द का पहला अक्षर भी अ है, तो मैंने उसे भी गोला कर दिया है। तो आपने देखा मैंने किस प्रकार सभी शब्दों में अक्षर अ को पहचान कर गोला किया है। इसी तरह बच्चों से यह गतिविधि दोबारा करवाइए और अक्षर आ और ई को पहचान कर गोला करने के लिए कहिए। बच्चों की कॉपी की फिर एक तस्वीर लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। एक अनुभव का मौखिक वर्णन करना। आज हम बच्चों को घर के सदस्यों का मौखिक वर्णन करना सिखाएंगे। आइए देखें आर्या अपने घर के सदस्यों का किस प्रकार वर्णन करती है। नमस्कार, मेरा नाम आर्या है। मेरी मम्मी का नाम प्रतिमा है और मेरी पापा का नाम सुनील है और मेरी एक बहुत बड़ी बहन भी है, उसका नाम तनिष्का है और मेरा एक छोटा सा भाई है, उसका नाम प्रज्वल है। मैं मेरे परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे खेलना कूदना बहुत पसंद है, साइकिलिंग, रनिंग ये सब बहुत पसंद है। थैंक यू। आर्या की तरह बच्चों को उनके घर के सभी सदस्यों का मौखिक वर्णन करने के लिए कहिए। उनके वर्णन का वीडियो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। बुद्धिमान बाल गणेश। गणेश जी को कार्तिकेय नाम का एक भाई था। दोनों की अच्छी जमती थी, पर अन्य भाइयों की तरह इन दोनों भाइयों में भी कभी मतभेद या झगड़े होते थे। एक बार गणेश और कार्तिकेय जंगल में घूम रहे थे। वो फल देखो, कितना अनोखा है ना? हाँ, मैंने भी ऐसा फल कभी नहीं देखा। चलो फल तोड़ते हैं। दोनों पेड़ की तरफ भागे और एक साथ उस फल को स्पर्श किया। ये मेरा फल है, मैंने इसे पहले देखा। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया। दोनों फल के लिए झगड़ने लगे। दोनों वो फल बांटकर खाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बस उस फल पर अपना हक जमाना था। फिर दोनों ने सोचा, क्यों न माता पिता की मदद ले। वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। कैलाश पर जाने पर दोनों ने माता पिता को वो फल दिखाया। माँ, ये फल मेरा है, मैंने इसे पहले देखा है। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया है। फल देखकर भगवान शंकर ने कहा, अगर इस फल का असली हकदार इसका ग्रहण करे तो उसे अमरत्व तथा अतुलनीय बुद्धि प्राप्त होगी। माता पार्वती ने कहा, हम इस फल के 2 टुकड़े करके दोनों पुत्रों में बांट देते हैं। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक ही ये फल खाकर उसकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। मैं छोटा हूँ तो ये फल मैं खाऊंगा। नहीं, मैं बड़ा हूँ, इस पर मेरा हक है। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे लगता है हम नारद मुनि को बुलाएंगे, उनके पास इस बात का हल जरूर होगा। भगवान शंकर ने नारद मुनि को आवाज दी। पलक झपकते ही नारद मुनि हाजिर हुए। नारायण नारायण, प्रभु आपने मुझे कैसे याद किया? देवी पार्वती ने उन्हें फल की सारी कहानी सुनाई। नारायण नारायण, मैं इन दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो जीतेगा वही इस फल का हकदार होगा। दोनों भाई मान गए। हमें मंजूर है। दोनों को विश्व के 3 चक्कर लगाने होंगे। जो 3 चक्कर लगाकर प्रथम कैलाश पर्वत पर हाजिर होगा, उसे विजयी घोषित करके फल दिया जाएगा। मुझे तो ये सर्वोत्तम सुझाव लगता है। हमें चुनौती स्वीकार है। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठा और विश्व के चक्कर मारने निकल पड़ा। और यहाँ बाल गणेश कुछ सोचने लगा। मेरा वाहन मूषक तो उड़ नहीं सकता और कितना भी तेज दौड़े फिर भी मोर के सामने जीतना तो असंभव है। मुझे कुछ और सोचना होगा। बाल गणेश को एक कल्पना सूझी। वो मन ही मन मुस्कुराए। गणेश ने अपने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि चकित हुए। वो सोचने लगे, बाल गणेश क्या कर रहा है? 3 चक्कर लगाकर बाल गणेश माता पिता के सामने खड़ा हुआ। पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर पूर्ण किए, अब मुझे वो फल दे दीजिए ना। पर बेटा, तुमने तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए, कैलाश छोड़कर तो तुम कहीं गए ही नहीं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने विश्व के चक्कर लगाए? माता, विश्व के चक्कर लगाने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं थी। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही विश्व है। तो आप दोनों मेरे विश्व हुए ना। जब मैंने आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, इसका मतलब कि मैंने विश्व के चक्कर लगाए और अपनी चुनौती पूर्ण की। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा विश्व हो। भगवान शंकर और माता पार्वती को बाल गणेश की बातों में वास्तविकता दिखाई दी। उन्होंने गणेश को विजेता स्वीकार कर लिया। तभी कार्तिकेय भी वहां आया। माँ, पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर लगाए। बहुत अच्छे बेटा, पर गणेश ने तो ये चुनौती जीत ली है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो गणेश विश्व के चक्कर काटते हुए दिखाई ही नहीं दिया। तो फिर गणेश ये चुनौती कैसे जीता? नारद मुनि ने कार्तिकेय को समझाया कि गणेश ये चुनौती कैसे जीता, पर कार्तिकेय खुद को उस फल का असली हकदार समझ रहा था। वो नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर निकल गया। भगवान शंकर ने कहा, गणेश, तुम जीत गए, ये लो तुम्हारा फल। भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद मुनि को बाल गणेश की बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्य हुआ। माता पिता का आशीर्वाद लेकर गणेश ने वो फल खुशी से खाया। से 80 तक की संख्याएं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 71 से 80 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना। छोटू और पिंकी आज बाजार से ढेर सारी बांस की लकड़ियां लाने गए हैं, जिससे वो एक छोटा सा घर बनाने वाले हैं। पिंकी, हमें कितनी लकड़ियां लेनी चाहिए? छोटू, मुझे लगता है 2 पैकेट बहुत रहेंगे। ठीक है पिंकी, आंटी हमें 2 पैकेट लकड़ियां दे दीजिए।
छोटू और पिंकी 2 पैकेट लकड़ियां लेकर घर वापस आ गए हैं। आइए देखें अब वे दोनों क्या कर रहे हैं। अरे छोटू, चलो इन लकड़ियों को पहले गिन लेते हैं और इसके लिए हम इनको 10-10 के समूह में रख देते हैं। ठीक है पिंकी, तो ये हो गए हैं 10-10 के 7 समूह। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू और पिंकी कुल कितनी लकड़ियां लेकर आए हैं? 10-10 के 7 समूह। इसका मतलब हमारे पास है 7 दहाई। हाँ पिंकी, और 7 दहाई होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो हमारे पास हो गई 70 लकड़ियाँ। चलो छोटू, अब घर बनाना शुरू करते हैं। छोटू और पिंकी अपना घर 70 तीलियों से पूरा नहीं बना पाए। आइए देखें अब वो क्या कर रहे हैं। अरे नहीं, ये क्या, घर का दरवाजा बनाने के लिए तो लकड़ियाँ बची ही नहीं। छोटू, मैं आंटी से और लकड़ियाँ ले आती हूँ। पिंकी, हमें 10 लकड़ियाँ और चाहिए। पिंकी 10 लकड़ियाँ और ले आती है और छोटू और पिंकी अपना घर पूरा कर लेते हैं। बन गया हमारा घर पिंकी। चलो अब ये सोनू और नेहा को दिखाते हैं। बच्चों, आपने देखा छोटू और पिंकी ने कितना सुंदर घर बनाया है। क्या आपको पता है कि उन्होंने कुल कितनी लकड़ियों से घर बनाया है? आइए देखें। पहले उनके पास थी 70 लकड़ियाँ और बाद में 10 लकड़ियाँ पिंकी और ले आई, तो हुई 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो कुल मिलाकर हुई 80 लकड़ियाँ। तो इन 10 और लकड़ियों से एक और 10 का समूह बन जाएगा, मतलब एक और दहाई। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि 80 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? जी हाँ बच्चों, 80 में है 10-10 के 8 समूह और कोई खुली लकड़ी नहीं बचती। इसका मतलब 80 लकड़ियों में है 8 दहाई और 0 इकाई। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने 71 से 80 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 81 से 90 तक की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। विराम। दादी, आज हम सब बहुत बोर हो रहे हैं। क्यों भाई, क्या किताबें पूरी पढ़ ली चीनू मीनू ने, या अब तुम्हारी कोई शरारत नहीं बची है? दादी माँ, हम शरारत कहाँ करते हैं। दादी हमारा मजाक उड़ा रही हैं। अच्छा, राजा भी दादी पर गुस्सा हो रहा है। चलो, तुम सबको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? वाह दादी वाह। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर झील के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पेड़ सचमुच बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें कई पक्षियों ने अपना घर बना रखा था। सारे पक्षी प्रेम से उस वृक्ष पर रहते थे। उस पेड़ के सभी पक्षियों ने अपनी सलाह से मोर को अपना राजा बना रखा था। उस पेड़ पर एक कौवे का परिवार भी रहता था। कौवा बहुत चालाक था। वह पढ़ा लिखा तथा समझदार भी था। वह नई नई तरकीबों से सबको हैरान कर देता था।
सभी पक्षी बैठे हुए आपस में सभा कर रहे थे। सभी मोर की बुद्धि की तारीफ कर रहे थे। कौवे से ये सब सहा नहीं गया। कुछ दिन पहले जब कौवा मनुष्यों की बस्ती में गया था, तब उसे वहां से किताब मिली थी। उस किताब को पढ़कर कौवा बहुत खुश हुआ था। उस किताब से उसे कोई नई जानकारी मिली थी। उसी जानकारी को उसने शर्त बनाकर पेड़ के पक्षियों से पूछा। आप सभी राजा की तारीफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर राजा को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। ट्रुगु, ट्रुगु, कौवे भाई, क्या कहना है आपका? हम समझे नहीं। कुट्रुगु। इसमें समझने की कौन सी बात है? राजा को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि प्रजा पर आने वाली मुसीबतों और तकलीफों को समझ सकें और उनका हल भी निकाल सकें। तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हमारे राजा में यह गुण नहीं है? नहीं भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो कौवे भाई, सीधे सीधे अपनी बात कहो। यूं घुमा फिरा कर क्या कहना चाहते हो? कुट्रुगु। कबूतर ताऊ, मेरा एक प्रश्न है। यदि उसका उत्तर कल तक मोर राजा खोज लाए तो मैं मान लूंगा कि हमारे राजा सबसे बुद्धिमान है। क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या, मेरी एक जिज्ञासा है। अपनी जिज्ञासा बताओ। हम जब बातचीत करते हैं तो अपने भावों को समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं या उतार चढ़ाव के द्वारा हम अपनी बात समझाते हैं। कौवे भाई, जरा विस्तार से समझाओ। जैसे तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे। एक ही बात को हम बोलने के तरीके से अलग अलग करते हैं, जिससे बात में अंतर आ जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न इससे ही जुड़ा है। जिस तरह कहने के तरीके से हम सामने वाले को बता देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, उसी तरह जब हम अपनी बात लिखते हैं तो कैसे बताएंगे कि हम क्या भाव बता रहे हैं, यानी हम क्या कहना चाहते हैं। बातचीत के उतार चढ़ाव को लिखकर कैसे बताया जाएगा? लिखकर। कौवे के प्रश्न का उत्तर कल की सभा में दे दिया जाएगा। ऐसा कहकर सभा समाप्त हो गई। सभी कौवे के प्रश्न का उत्तर सोचने लगे। उस दिन पेड़ पर कौवे के प्रश्न की चर्चा रही कि लिखकर बोलने के उतार चढ़ाव को कैसे बताया जाएगा। मोर अपने घर में इस प्रश्न से चिंतित बैठा हुआ था। उसने कह तो दिया था कि कल की सभा में उत्तर देगा, मगर वह उत्तर क्या देगा, अभी तक उसकी समझ में नहीं आया। पास ही में उसका छोटा बेटा मोर भी था।
वह एक कागज को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने अपने पिता की चिंता दूर करते हुए कहा, पिताजी, आप परेशान न हो। आपकी चिंता दूर करने का उपाय मेरे पास है। तुम्हारे पास वह क्या है बेटा? पिताजी, देखो, इस कागज पर कुछ लिखा है। हाँ, इसमें जो लिखा है मैं उन अक्षरों और शब्दों को पढ़ना जानता हूँ। लेकिन इन अक्षरों और शब्दों के अलावा भी कुछ और है। क्या है? पिताजी, यह जो चिन्ह हैं, उन्हें देखो। ये विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह? हाँ, विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। बोलते समय जिस तरह हम भावों के उतार चढ़ाव के लिए रुकते हैं, उसी तरह लिखते हुए भी हमें कई जगह रुकना पड़ता है। कभी प्रश्न करना होता है, कभी अचंभा व्यक्त करना होता है, कभी किसी की बात को ज्यों की त्यों लिखना पड़ता है। इन सभी के लिए लिखित भाषा में चिन्ह होते हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बेटा, ये विराम चिन्ह कई तरह के होते होंगे। हाँ पिताजी, ये कई तरह के होते हैं। जरा मुझे भी कुछ बताओ। ठीक है पिताजी, सुनो। जहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है, वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यह हमेशा वाक्य के अंत में लगाया जाता है। राधा बहुत अच्छा गाना गाती है। मैंने खाना खा लिया। अच्छा, ये जो आखिरी में डंडा सा लगा है, यही पूर्ण विराम है। हाँ पिताजी, और ये अल्प विराम है। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। प्रिया एक सुंदर, चतुर और होनहार लड़की है। मुझे आम, सेब, केला, संतरा और अमरूद बहुत पसंद है। जब हमें पूर्ण विराम की अपेक्षा वाक्य में कम रुकना होता है, तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दिन निकला, लोग काम करने लगे। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इस चिन्ह का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका जन्म कब हुआ? क्या आपके घर में कोई आया है? अच्छा, यह बात है। पिताजी, आप जो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो, उसके लिए भी अलग चिन्ह है। उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहा जाता है। कई बार हम हर्ष, शोक, घृणा तथा आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके आगे
विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे आहा, कितना सुंदर चित्र है। अरे, बिल्ली तो सारा दूध पी गई। वाह बेटा, अब तो मुझे कौवे का उत्तर मिल गया। क्या विराम चिन्ह और भी होते हैं? पिताजी, कई और विराम चिन्ह होते हैं। मैं आपको एक और विराम चिन्ह के बारे में बताता हूँ। कई बार जब किसी व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो उदाहरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। अध्यापक ने कहा, कल पुस्तक लेकर आना। इन दोनों वाक्यों में इन चिन्हों के अंदर की बात को कहने वाले के शब्दों में ही रख दिया है। जैसे जय जवान जय किसान, कल पुस्तक लेकर आना। पिताजी, अब आप कल की सभा में कौवे चाचा के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगले दिन पेड़ पर फिर सभा लगी। सभी पक्षी उत्तर सुनने को उत्सुक थे। तभी कौवे से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ कौवे भाई, क्यों नहीं मिलेगा उत्तर। आपके प्रश्न का उत्तर है कि लिखित भाषा में भावों को समझाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कहाँ किसे रुकना है। और मोर राजा ने सभी विराम चिन्हों के बारे में विस्तार से सभा को बताया। कौवे का मुंह मोर के उत्तर से उतर गया। सभी पक्षियों ने पंख मिलाकर मोर के उत्तर का स्वागत किया और इसके साथ कहानी में भी विराम लग गया। अलविदा दोस्तों।